नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी के सेशन को पढ़ रहे थे और पॉलिटी के सेशन में हम लोग कल वाली क्लास में सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2 पढ़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 2 में हमने आपको जितनी भी रेलिवेंट बातें थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम के लिए जरूरी, तो वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों ने न्यायपालिका शुरू की थी तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिया था और सर्वोच्च न्यायालय के बाद आज की हमारी कहानी हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के बारे में है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो प्रावधान दिया गया है वह भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक दिया गया है। तो पहली आपको इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि किस भाग में है, तो भाग 6 में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक के बारे में चर्चा जो है वो हाई कोर्ट की जाती है। अगर एक बार भाग ना भी पेपर में पूछे तो ये बहुत बार पूछा गया है कि कहां से कहां तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वर्णन है। तो हाई कोर्ट का वर्णन कहां से कहां तक है, 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक। ठीक है, और हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट का हिस्ट्री है, मतलब हमारे यहाँ हाई कोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट है, कल हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जितने लोगों ने कल वाला लेक्चर अटेंड किया है, और अगर आपने नहीं अटेंड किया है, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक काम और कर लीजिए कि पुराने वीडियोस को देख लीजिए ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। और जब पिछले वीडियोस को आप देख के रखेंगे तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती चली जाएंगी। और अगर आपने देख रखा है या आपको पहले से पता है तो आप मुझे बताइए कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो हमारे यहाँ स्थापना हुई, हमारे यहाँ हाई कोर्ट की जो शुरुआत होती है, इट इज इन 1862 1862 में एक अधिनियम आया था जिसे हम लोग बोलते हैं कि हाई कोर्ट अधिनियम 1861। तो 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी, पहले जो ब्रिटिश शासन हुआ करता था, तो ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत को 3 प्रेसिडेंसी में बांट रखा था। एक तो बंगाल थी, ठीक है, और एक बॉम्बे थी और एक मद्रास थी। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बंगाल का मतलब यहाँ पे कलकत्ता आप देख लीजिए। तो इन 3 जगहों पर 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई और उसके बाद जो चौथा हाई कोर्ट बना था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बना हुआ था। और कई बार पेपर पूछ चुका है कि कब बना था, तो 1866 में याद रखिएगा जो चौथा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी। और इसका अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं डेट भी, तो 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है वो हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में 1862 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1861 का जो हाई कोर्ट अधिनियम था उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट की स्थापना जो इलाहाबाद का था वो कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था। बहुत अगर प्रायोरिटाइज करके ये पूछे किस डेट को हुआ था, तो 17 मार्च याद रखिएगा। ठीक है, और कौन सा न्यायालय था, कौन सा वो हाई कोर्ट था, तो चौथे नंबर का हाई कोर्ट था। 3 तो यहाँ पे एक साथ हुए थे 1862 में, और यहाँ पर क्या कहते हैं 4th जो है वह हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी। उसके पश्चात अगर हम लोग आगे बढ़े तो जब अनुच्छेद की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो 2 अनुच्छेद आपके सामने लिख रखा है। देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद 214 है और एक अनुच्छेद 231 है। ये दोनों जो है वह हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, मतलब हाई कोर्ट के गठन या स्थापना की बात करता है। स्थापना की बात तो हालांकि 1862 में हो ही गया था। ये दोनों जो है 214 और 231 के अंतर्गत हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। तो 214 जो है वो इस बात का गठन करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 214 कहता है, जिससे सबसे पहले शुरुआत होती है। और आप देख रहे हैं कि एक अनुच्छेद 231 पे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 231 भी गठन की ही बात करता है, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे एंगल से बात करता है। वो ये 231 के तहत पावर मिलती है संसद को कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन कोर्ट को भी स्टैब्लिश कर सकता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। एक तो अनुच्छेद 214 है जो ये कहता है कि हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। लेकिन जो है 231 जो अनुच्छेद है
वह इस बात का भी प्रावधान करता है कि अगर जरूरत लगे, संसद को ऐसा आवश्यकता समझ में आए, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक कॉमन कोर्ट बना सकता है। मतलब कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि मतलब आपके यहाँ 28 राज्य वर्तमान में है तो 28 कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यकता समझा जाए तो कॉमन कोर्ट की भी स्थापना की जा सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 231 कहता है। और ये कॉमन कोर्ट की स्थापना कौन करेगा? संसद करेगी। तो यहीं से एक बात और क्लियर हो जाती है कि हमारे यहाँ जो संसद को वो पावर है कि किसी भी कोर्ट को कॉमन कोर्ट बनाया जाएगा या कॉमन कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, आवश्यकता है कि नहीं है, किस राज्य में कोर्ट की स्थापना होगी नहीं होगी, इन सब बातों का जो निर्णय करता है वो कौन करता है? वो संसद करता है। तो कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट को लेकर के कोर्ट, एक से ज्यादा राज्यों के लिए कोर्ट बनाने का जो जितना प्रावधान है वो किसके क्या कहते हैं अधिकार क्षेत्र में आता है? तो पार्लियामेंट, संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे भी संसद को अगर जरूरी लगता है तो वह हाईकोर्ट की स्थापना कर सकता है। हालांकि ज्यादातर ये पॉपुलेशन के बेस पर किया जाता है, मतलब वहां पे आवश्यकता, जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं और अगर मान लीजिए वहां पे इतनी जनसंख्या नहीं है कि एक हाई कोर्ट अलग से देने की जरूरत है, तो वहां पे कॉमन कोर्ट बनाई जा सकती है। ऐसे हमारे बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हाई कोर्ट का स्थापना नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर क्या कहते हैं हाई कोर्ट की स्थापना की गई है 1966 में। आप देख रहे होंगे 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और जस्ट 100 साल बाद देख रहे हैं यहाँ पे कोई इंसिडेंस नहीं है कि मतलब प्लानिंग नहीं था 100 साल बाद करेंगे, लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हाई कोर्ट है और कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है। उन्हें किसी न किसी की कॉमन कोर्ट में जोड़ दिया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ जो कुल वर्तमान समय में न्यायालय हैं वो कितने हैं? 25 हैं। 25वां जो न्यायालय बना है वो कहां का बना है? आंध्र प्रदेश का बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। देखिए आप सबको पता है कि पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ था तो वहां पर हैदराबाद में जो न्यायालय हुआ करता था वो दोनों, मतलब तब क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का ही न्यायालय हैदराबाद हुआ करता था। लेकिन जब अलगाव हो गया तो जो न्यायालय था हैदराबाद का वो कहां पड़ गया? तेलंगाना में पड़ गया। तो अब उसको हम लोग तेलंगाना कोर्ट के नाम से जानते हैं और एक नए न्यायालय आंध्र के लिए अलग से बनाया गया अमरावती में। अमरावती एक नई राजधानी है, किसके लिए? तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश के लिए। तेलंगाना का तो जो हैदराबाद में था कोर्ट वो तेलंगाना कोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो कुल कितने कोर्ट हैं? 25। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि राज्यों की संख्या 25 से ज्यादा है और हमारे यहाँ कोर्ट 25 ही है। इसका मतलब है कि इस अधिकार का प्रयोग किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन कोर्ट बनाई जा सकती है। अगला पॉइंट है हाई कोर्ट के बारे में। देखो बच्चों, आपने कल जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था ना, सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा रिलेट करते हुए हाई कोर्ट है। अभी इसी से रिलेट करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल एंजॉय इट कि एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। देखिए कल भी हम लोगों ने अभिलेखों के न्यायालय के बारे में चर्चा किया था। मैंने कहा था कि जिसके पास 2 पावर्स होती हैं, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दे सके और दूसरे उसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। तो ऐसा काम केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह सकता था। तो इसीलिए अभिलेखों का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी माना जाता है अनुच्छेद 215 के तहत। मेरा प्रश्न आपसे है कि कल वाले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट को भी अभिलेखों का न्यायालय कहते हैं, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद था जो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय कहता? एक और प्रश्न मुझे बता दीजिएगा कि लोअर कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं कहा जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, आप ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है, जरूर आंसर किया करिए। ना हो तो वीडियो को पॉज करिए, नेट से सर्च करिए और सर्च करके कमेंट करिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। क्योंकि बेनिफिट तो तभी होगा जब आप रिवीजन के साथ चलते रहेंगे, और अगर ऐसे ही देखते रहेंगे फिर तो बेनिफिट नहीं होगा। रेगुलरिटी बनाइए और रेगुलर देखते रहिए और साथ ही साथ उसे रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। तो अभिलेखों का न्यायालय भी कहा जाता है हाई कोर्ट को। ऐसे पूछ लेता है प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे अभिलेखों का न्यायालय कहा जाता है? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 ऑप्शन में दे देगा हाई कोर्ट, नंबर 3 में ए और बी दे देगा, नंबर 4 में दे देगा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो तीनों नहीं माने जाते, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। तो ऑप्शन सी जो ए और बी दोनों था वो सही हो जाता, ठीक है। हाई कोर्ट का जब गठन होता है, जैसे मैंने कल आपसे बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जब गठन होता है तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान समय में 33 अन्य न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। यहां पे भी इसका जब गठन होता है, बनती है हाई कोर्ट, तो एक तो सीजेआई होता है, सीजेआई नहीं सीजे होता है, मतलब बोल दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ना, उस राज्य का हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश
होते हैं। अब ये अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में निश्चित है, लेकिन यहाँ पे इनकी संख्या निश्चित नहीं। एक और बात बता देते हैं कि वर्तमान समय में जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट है ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हैं। सबसे ज्यादा जज जो है वो इलाहाबाद की हाईकोर्ट में है, लगभग 160 के लगभग है। तो अन्य न्यायाधीश और सीजे से मिलकर के, मतलब कि चीफ जस्टिस से मिलकर के हाई कोर्ट का गठन होता है। अन्य न्यायाधीश की संख्या निश्चित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इसकी संख्या को घटा अथवा बढ़ा सकता है। ठीक है ना, हाँ, वो ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, अब उसके पश्चात हम लोग बात करते हैं हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता बहुत कॉमन बातें हैं जो आप सारे लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कुछ एक अलग डिफरेंस है जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जितनी योग्यताएं होती है लगभग ऐसी, पहला कंडीशन तो पूरी करना होता है। 10 वर्षों को उसको न्यायिक अनुभव होना चाहिए। वहां पे हमने क्या कहा था कि 5 वर्षों के लिए जज होना चाहिए अथवा 10 वर्षों के लिए वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। यहां पे कहा गया 10 वर्षों का क्या होना चाहिए, उसके पास न्यायिक अनुभव होना चाहिए। न्यायिक अनुभव का मतलब है कि जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो न्यायाधीश रहा हो, वो ट्राइब्यूनल में भी काम कर सकता है। ऐसा कोई भी काम करे जहां पे विधि का ज्ञान हो, विधि की जानकारी उसको मिल रही हो, ऐसे मामलों को न्यायिक अनुभव के अंतर्गत लिया जाता है। तो या तो उसके पास 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव हो, या तो वो 10 वर्षों तक लगातार कहीं पे लोअर कोर्ट में आदि कहीं पे भी वकालत कर रहा हो। ठीक है, वकालत का अनुभव होता है, भारतीय है, और 10 वर्षों का या तो उसके पास न्यायिक अनुभव है, या तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि वह जो है वह कानून का ज्ञाता होना चाहिए राष्ट्रपति की दृष्टि में। अगर राष्ट्रपति उसे कानून का ज्ञाता समझता है तो राष्ट्रपति बिना इन कंडीशन के भी उसको न्यायाधीश बना सकता है। तो बहुत यहां से प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, योग्यता में, लेकिन फिर भी आप याद रखिए 10 वर्षों तक वकालत अथवा 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव और भारत का नागरिक होना तो नेसेसरी है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, तो जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में है। देखिए, मैं हर जगह पे योग्यता 217 के क्लॉज 2 में है। वैसे बहुत ज्यादा इन पे फोकस तो नहीं करना है, बट यू हैव टू राइट इट डाउन, रिवाइज करते समय पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि वहां पे कनेक्टिविटी बने और आप पढ़े रहेंगे तो वहां पे चीजों को एलिमिनेट करने में बड़ा बने। तो जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, वह एक चेन से, मैंने आपको जैसे समझाया कि हाई कोर्ट में जब नियुक्ति होगी तो हाई कोर्ट के राज्यपाल की सिफारिश होगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह होगी, और फिर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये जो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा और उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजेआई की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा होती थी, वो चेन बढ़ जाता है। तो उधर का सीजेआई भी सिफारिश करता है यहाँ का राज्यपाल, और जब यहाँ के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, उदाहरण के लिए मानिए कि अगर इलाहाबाद के हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो चेन में कौन कौन आ जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सीजे, चीफ जस्टिस आ जाएगा, और उसके बाद राज्यपाल आ जाएगा, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से इसकी नियुक्ति का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। कार्यकाल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का कितने वर्ष का था, 65 वर्ष का था, और यहाँ पे कितने वर्ष रहते हैं, 62 वर्ष तक व्यक्ति कार्यरत रहते हैं। उन्हें रिमूव कैसे करते हैं, एकदम उसी प्रक्रिया से रिमूव करते हैं जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिमूव किया जाता है, और अनुच्छेद भी यहाँ पे लिखा गया है, अनुच्छेद 124 का क्लॉज 4। अगर आपको रिमूवल की प्रक्रिया नहीं पता है तो आप एक बार जाकर के पुराने जो हम लोगों ने कल वाले वीडियो को पढ़ा था, उस वीडियो में देखेंगे तो हमने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि कदाचार और अयोग्यता के आधार पर किस तरीके से संसद के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है या न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा 124 अनुच्छेद का क्लॉज 4 जो है वो रिमूवल की बात करता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल राज्य में दिलाएगा। केंद्र में कौन दिलाता था, राष्ट्रपति दिलाता था, और राष्ट्रपति नहीं था तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और जब यहां राज्यपाल नहीं होगा तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसको शपथ दिलाएगा। आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं, वेतन जो है वो कहां से जाएगा। तो मैंने वहां पे भी बताया था कि संचित निधि से जाएगा, लेकिन वहां पर केंद्र की संचित निधि से जाता था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अब चूंकि ये राज्य का मामला है तो राज्य की संचित निधि से जो है इसको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो पेंशन होती है ना उनके रिटायरमेंट के बाद, वो राज्य की संचित निधि से नहीं जाती बल्कि वो भारत की संचित निधि से जाती है, ठीक।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राज्य के कर्मचारी भले ही हैं, लेकिन जब तक वो कार्यरत रहते हैं तो उनका वेतन कहाँ से जाता है? संचित निधि से राज्य की जाता है। लेकिन जब उनका पेंशन होता है रिटायरमेंट के बाद, वो भारत सरकार की संचित निधि से जाता है, उस राज्य की संचित निधि से नहीं जाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो संचित निधि से पैसा जाता है ये भी परभारित होता है। जैसे वहां के न्यायाधीश का परभारित होता है, वैसे यहाँ के न्यायाधीश का भी संचित निधि परभारित होता है। अब परभारित और सेभारित में कल मैंने डिफरेंस बताया था, नहीं है तो आप पुराने वीडियो को देखिए, नहीं तो आप फिर सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या होता है दोनों। ठीक है, इनका वेतन जो है वर्तमान समय में 2018 के संशोधन के बाद बढ़ करके सीजे का जो चीफ जस्टिस है उनका 2.5 लाख हो गया है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनका 2.25 लाख हो गया है, मतलब कि 2,25,000 पर महीने। ठीक है, मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी ये बातें काम कर रही हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके वेतन को कम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में उनके वेतन को, उनकी सुविधाओं को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपको कंफर्म हुई, क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपके उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जरूर समझ में आएगी तो अगले वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर कैसे होता है, अनुच्छेद सामने लिखा हुआ है, अनुच्छेद 222 है जो न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात करता है। तो स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहला जवाब आपका पास होना चाहिए। किसकी सलाह पे करेगा? तो वो भारत के सीजेआई जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। मतलब मेरा क्या कहना है, जैसे मानिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी एक जज का ट्रांसफर करना है, ठीक है, और उसे ले जाना है कहाँ पर? मान लीजिए कलकत्ता हाईकोर्ट में ले जाना है। तो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सिफारिश पर करेगा? जो सीजेआई है इंडिया का, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्तमान समय में अभी हाल ही में बदले हैं, ठीक है, उन सीजेआई का नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके बताइए, वीडियो को पॉज करिए, लेकिन कमेंट करने के बाद ही वीडियो को देखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब भाई इलाहाबाद के किसी व्यक्ति को कलकत्ता ले जाना है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सीजेआई कह देगा भाई चलो ठीक है ले जाओ। तो यहाँ पे तो इलाहाबाद की भी हाईकोर्ट डिस्टर्ब होगी और कलकत्ता की भी हाईकोर्ट डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए ऐसी सलाह के लिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 6 लोगों से सिफारिश लेगा। वो 6 लोग कौन होंगे? 4 तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के और 2 न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के। और ये जो दोनों न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के ना, वो 2 अलग अलग जगहों से होंगे। एक तो उस हाई कोर्ट का होगा जहां से ट्रांसफर करना है, और एक उस हाई कोर्ट का होगा जहां पर ट्रांसफर करना है, जहां ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से 6 लोगों की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, और तब राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को ट्रांसफर कर सकता है। इट इज नॉट वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, शक्तियों के बारे में, उसकी को पावर्स क्या होती हैं, तो ऐसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे आपसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा था अलग अलग। यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शक्तियों में सबसे पहली इंपॉर्टेंट पावर जो है हाई कोर्ट के पास, वह रिट जारी करने की शक्ति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट जारी करने की पावर के बारे में बात की जाए तो हाई कोर्ट के रिट जारी करने की पावर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो जारी कर ही सकता है, साथ ही कुछ अन्य कामों के लिए भी जारी कर सकता है रिट। और इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा पावर रखता है, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो 226 अनुच्छेद के तहत रिट 5 प्रकार की जारी करता है कौन? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यही काम करता था। ठीक है, दूसरा जो हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात है, हाई कोर्ट जो है, मान लीजिए एक राज्य है, जैसे मान लीजिए ये राज्य है, तो इस राज्य के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे अधिकरण चल रहे होते हैं, ट्राइब्यूनल चल रहे होते हैं, न्यायिक संस्थाएं चल रही होती हैं। और अगर मान लीजिए न्यायिक संस्था कोई आदेश देती है और उस आदेश या उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसी राज्य के हाई कोर्ट में जाकर के उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक अपीली न्यायालय के रूप में भी काम कर रहा है। तो आप अपील कर सकते हैं उस राज्य के अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध। तीसरी बात, अगर मान लीजिए किसी राज्य के हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया हो, लेकिन वो निर्णय एक जज की बेंच ने दिया।